वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। गौतम अडानी जी को लेकर के और संसद का सत्र जो भी 25 नवंबर से आरंभ हुआ, उसमें लगातार व्यवधान डालते हुए आखिर 3-4 दिन उनका उनको बेकार करके और बहुत कम काम हुआ। और ये अभी 2-3 दिन के अवकाश के बाद में सोमवार तक के लिए आगे चला गया। पूरा एक सप्ताह राहुल जी की कंपनी, कांग्रेस को अब कंपनी कहना ज़्यादा सही है, उनकी जो कंपनी है उसने उसने ख़राब करवा दिया। और उसमें अब नई नई बातें आ रही है। हम इस विषय पर ही ये वीडियो केंद्रित करते हुए 2-3 सवाल जो हमारे सामने आते हैं कि राहुल गांधी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, केस क्या है, होना क्या चाहिए, होगा क्या, और इसके प्रकारांतर से राष्ट्र को क्या नुकसान हो रहे हैं, और क्या राहुल गांधी का भी यही उद्देश्य है। इस पर ये वीडियो पूरा सेंट्रलाइज है। मैं आपसे चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिरी तक आप सुनेंगे, तो क्योंकि देश की आर्थिक व्यवस्थाएं, आर्थिक नियोजन, इसको बनाए रखना, इसकी चिंता आपको भी, मुझे भी और हम सब राष्ट्रवासियों को होती है। लेकिन कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था अब दुनिया में 10वें स्थान पर थी 2014 में, अभी वो 5वें स्थान पर है, और नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार जी जान की ताकत लगाकर उसको दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने पर तुले हुए हैं। इसको करने के लिए कौन व्यवधान पैदा करना चाहते हैं और किस तरीके से व्यवधान पैदा किए जा सकते हैं, उसको लेकर के बात तो करना होगी। इसलिए ये मेरा आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को आखिर तक आप सुनेंगे और इस पर प्रतिक्रिया भी नीचे दीजिएगा। मुझसे कहीं चूक हो जाए तो भी बताइएगा, और आखिर में आप अपना निचोड़ बताइएगा कि कहीं कोई चीज़ छूटी क्या। निरपेक्ष भाव से कह रहा हूँ। मैं लॉ पढ़ा हुआ हूँ, प्रोफेसर तो रहा ही हूँ, लॉ पढ़ा हुआ है, LLB किया हुआ है मेरा। मैंने जो बारीकियां देखी है अपने देश के संविधान की भी, और चूंकि अपने देश के संविधान की बारीकियां जानता हूं, इसलिए दुनिया के संविधानों की बारीकियां भी थोड़ी थोड़ी जानते ही हूँगा। क्योंकि प्रत्येक देश में आखिर उस देश के नागरिकों के कल्याण हेतु ही कानून बनते हैं। जैसे हमारे देश में, अमेरिका में वैसे ही बनते हैं। ये केस क्या है उस पर बात करते हैं। केस यूँ है कि गौतम अडानी अब भारतवर्ष के नागरिक, और उनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरब खरबपति वे हैं। और उनकी एक ग्रीन एनर्जी एक कंपनी है। ग्रीन एनर्जी यानी सोलर से ऊर्जा पैदा करके और वो प्रदान करना। तो सोलर ऊर्जा को एक तरीके से ग्रीन एनर्जी कहा जाता है, जिससे अपने पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। इस कारण से उस एनर्जी का ही नाम ग्रीन एनर्जी। उनकी कंपनी ग्रीन एनर्जी जो सोलर उत्पादन का कार्य करती है। और उनके पास में जो अतिरिक्त एनर्जी भी पैदा होती है, ऐसा कहा गया है। अब केस क्या है? केस ये है कि अमेरिका की एक कोर्ट है न्यूयॉर्क की, जिसको हम कहेंगे ट्रायल कोर्ट। कोर्ट का जैसे अपने देश में 3 भाग होते हैं। एक ट्रायल कोर्ट होता है जो जिले तहसील स्तर पर हम कहते हैं, जहाँ CJM और प्रथम स्तर के, द्वितीय स्तर के, तृतीय स्तर के, इस तरीके से जजेस होते हैं। तो जो पहला ट्रायल कोर्ट होता है, उस कोर्ट में, न्यूयॉर्क के उस कोर्ट में एक वाद लगाया गया, एक अभियोग लगाया गया वहाँ के एजेंसी के द्वारा, और जिसमें कहा गया कि गौतम अडानी की कंपनी द्वारा हमारे देश में शेयर के माध्यम से पैसा उगाया गया, और आगे चल के और इस कंपनी ने भारतवर्ष में, अमेरिका में केस लगाया। लेकिन अमेरिका से भी शेयर होल्डर्स होंगे जो उस कंपनी में पैसा लगाया होगा। तो वहाँ के की एजेंसी ने लगाया कि इस कंपनी से, जिसमें पैसा अमेरिका के शेयर होल्डर्स का भी लगा हुआ है, इस कंपनी के उसमें नाम नहीं यद्यपि, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि कंपनी के ओनर्स वो है, वहाँ तो कंपनी का नाम है। उसमें फिर गौतम अडानी, उनका भतीजा सागर अडानी, एक कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनका जैन, और ऐसा करके 5-6 लोगों पर ये उस कंपनी में है। इसलिए उनके नामोल्लेख फिर बाद में निकाले गए कि ये इनके ऊपर वो है। और उसमें ये कहा गया कि इन्होंने 2200 करोड़ रुपया भारतवर्ष में ही
भारत के 4 प्रांतों के अधिकारियों को दिया। याद रखिए, वो ये नहीं कह रहे कि वहाँ के मुख्यमंत्री को दिया, वहाँ के फलाने मंत्री को दिया। ये 4 प्रांत कौन से? ये 4 प्रांत हैं, एक है छत्तीसगढ़, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। और ये जो घटना घटित हुई, ये घटना घटित मतलब जिस समय पैसे दिए गए या पैसे दिए जाने का आरोप है, वो पैसा दिया गया ये प्रूफ भी नहीं है अभी इनके पास में। पैसा दिया गया ऐसा आरोप है, अब ये तो जांच करें। तो पैसा दिया गया ऐसा आरोप है, लेकिन पैसा कैसे दिया गया, कौन से खाते में दिया, कहाँ पर पैसा है, कि ये इनके पास में उसमें कोई सबूत नहीं है। लेकिन पैसे दिए जाने के आरोप है, पैसे दिए गए ऐसा वो मान के चल रहे हैं। तो उस केस में वाद में उन्होंने जो 38 पेज का जो वाद प्रस्तुत किया, उसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस रखे। इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस में क्या होगा? व्हाट्सएप पर जो बातें होती है, व्हाट्सएप पर जो चैटिंग होती है एक देश से दूसरे देश में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो चैटिंग आप निकाले गए। कई फ़ोन कॉल्स हो सकता है, वो फ़ोन कॉल्स का उल्लेख नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चैटिंग्स ये सब आपके व्हाट्सएप पर मैसेज, मोबाइल, मेल वगैरह वगैरह, इससे आधार पर उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से लेन देन हुआ। जैसे किसी ने XYZ ने कह दिया कि मुझे फलाने ने इतने दिए, है ना, या फलाने ऐसा कह दिया कभी कि मैंने उस चीज़ को इतने व्यक्ति इतना पैसा दिया। एक ने कह दिया मैंने इतना पैसा लिया, लेकिन पैसा कहाँ पैसा है और किधर से वो आया न किधर गया, किस खाते से निकला और किस खाते में गया, ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि गिन करके 5-5 की गड्डी उन्होंने जा करके किसी को दी होगी। ये किसी एक खाते से दूसरे खाते में तो गए होंगे, उनका उल्लेख नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, मेल और व्हाट्सएप पर जो मैसेज और ये सब हैं, इस आधार पर, जिसमें उनका कहना है कि इसमें कोड वर्ड दिए गए हैं, कोड वर्ड के आधार पर इनका इस तरीके से डीलिंग हुआ। तो बड़ा ही अजीब तरीके। तो ये जो पैसा दिया, हम पहले केस के बारे में समझ लें, ये हुआ तो ये एक गैर कानूनी कार्य किया गया है, ऐसा अमेरिका की उस न्यूयॉर्क की ट्रायल कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया। और जब कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है तो देखिए, अभी अपने यहाँ भी क्या होता है, अपने देश में भी, कि जब आप पुलिस में जाते हैं, कोई बात आपकी नहीं सुनवाई हो रही है, तो आप सीधे कोर्ट भी जा सकते हैं। कोर्ट में भी सिविल क्रिमिनल दोनों तरीके के वाद प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और कई बार फिर कोर्ट आदेश करता है थाने को कि ये FIR दर्ज करो। तो इस तरीके से वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, प्रत्येक देश में रहती है, कि सीधे कोर्ट में जाकर के उन्होंने वो वाद प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि वो वाद प्रस्तुत करने लायक भी तो होना। और दूसरी बात क्या है कि अमेरिका में भी जज जो सत्ताधारी दल आता है, उसके वहाँ भी 3-3 वर्ष के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल जजेस की नियुक्ति होती है। अपने देश की तरह नहीं कि जहाँ पर एक दफ़े आपकी नियुक्ति हुई तो पूरी उम्र वो जजेस का काम ही करते हैं। वहाँ तो जज भी 3 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, और चाहे वो ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ऐसा वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर कोई कौन वकील जज बन जाए, कौन से जज को फिर वो उसका समय ख़त्म होने से पहले या फिर उसका अभियोग लगा के उसको हटा दे, सारा कुछ अपने देश में होता है। लेकिन अपने देश में नियुक्ति प्रक्रिया सरकार के सीधे हस्तक्षेप से नहीं होती है। अपने देश में सरकार के सीधे हस्तक्षेप से अगर थोड़ी बहुत भी कहीं होती है रिकमेंडेशन पर, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होती है। ट्रायल कोर्ट में तो बिल्कुल नहीं होती है। ट्रायल कोर्ट में तो वे बराबर एक चयन प्रक्रिया से, लिखित और मौखिक चयन प्रक्रिया जो होती है, उनके माध्यम से ही उनकी नियुक्तियां होती है। तो अमेरिका पर बात करें हम वापस, तो अमेरिका में वो ट्रायल कोर्ट में रखा गया। तो इस आधार पर ये इनके नाम से एक वारंट इशू हुआ। वारंट इशू करना, अब वारंट का मतलब अरेस्ट वारंट अलग होता है और वारंट अलग होता है। एक वारंट अरेस्ट वारंट भी हो सकता है, लेकिन गौतम अडानी का न्यूयॉर्क की ट्रायल कोर्ट से जो वारंट इशू हुआ है, वो को अरेस्ट वारंट नहीं हुआ है, बल्कि उनको बुलाया गया है कि आप अपनी बात रखें, जिसमें आप अपने वकील के माध्यम से भी बात रख सकते हैं। और ये ऐसा ही उन्होंने किया भी। लेकिन 21 नवंबर को ये वहां पर वाद प्रस्तुत किया गया। 22 नवंबर को यहां पर धमाल मची भारत में। किसी देश में और जगह आपने सुनने नहीं दिया। अमेरिका में भी इसके संदर्भ में ज़्यादा धमाल नहीं मची, लेकिन भारत में धमाल मची खूब, क्योंकि 25 तारीख से संसद का अधिवेशन, जो शीतकालीन अधिवेशन है, वो आरंभ होना था। इधर
मुझे तो लगता है और पूरा मुझे लग रहा है कि ये योजना तो थी कि इधर 15 नवंबर 17 नवंबर के आसपास ही कुछ धमाका हो जाए, ताकि 20 नवंबर को जो आखिरी वोटिंग है इस दौरान ही कोई न कोई धमाका होता तो मोदी, क्योंकि उनको अडानी वडानी से कोई मतलब नहीं, इनको तो नरेंद्र मोदी से मतलब है। नरेंद्र मोदी उसको बचा रहे, मोदी उसको बचा रहे, सरकार उसको बचा रही। या मोदी के न आगे सींग है न पीछे पूछ है, उसको न परिवार है न सरिवार है, उसको क्या किससे लेने देने। वो देश की सेवा करने के लिए बेचारा बैठा हुआ है, रात दिन एक कर रहा, 20-20 घंटे काम कर रहा। तुम्हारी तरह ऐसा नहीं कि चरस का एक वो ले करके और आप कुछ कहेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। तो और संसद में आधे झपकियाँ लेने के लिए फिर लोग बाग झिंझोर झिंझोर के उठाते हैं, वो ऐसा नहीं है। हाँ, 75 वर्ष का एक बुजुर्ग राष्ट्र के लिए अपने प्राण लगाए हुए हैं, और आप क्या कर रहे हैं 55-57 साल के युवा, आप क्या कर रहे हैं? तो इसलिए ज़्यादा कहेंगे तो कुछ लोगों को ज़्यादा बुरा लग जाएगा। इसलिए अभी लेकिन वो ये वहाँ से धमाका हुआ, धमाका हो करके और यहाँ पर खुद प्रोपेगेंडा वो कब हुई। अब आप टाइमिंग को मिलाइए, अब आप टाइमिंग को मिलाइए। मैं बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण आरोप लगाने वाला हूँ, इस वीडियो के आखिर में बहुत बड़ा आरोप लगाने वाला हूँ मैं। तो अभी वो ये क्या चाहते हैं कि मोदी उसको बचा रहे, मोदी उसको, ठीक इस तरीके से ये जब अपना जो मानसून सत्र आया था बारिश के समय जुलाई में, मानसून सत्र के ठीक मानसून सत्र आरंभ हो उससे एक दिन पहले हिंडनबर्ग की कोई रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित करवाई। हिंडनबर्ग की, वो भी अमेरिका से, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसमें अडानी के बारे में आरोप लगाया गया कि अडानी अपने शेयर का माधवी बुच जो सेबी की अध्यक्ष है, वो माधवी बुच से जोड़ तोड़ करा करके अपने शेयर के रेट को ज़्यादा करवा देते हैं 6-7%, और धाम धड़ाका करके बेचारे को उस समय भी उसको लपटने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ नहीं काका जी, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन तब तक आपको वही गैलरी में पहुंचना और वो जो थोड़े बहुत सपा के जो इस दफे से 25-37 आ गए, आप अब चुनाव हो ना अखिलेश यादव जी, तो 37 की जगह 7 तुम्हारे सांसद चुन के नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि तुमने भी पटरी जो राहुल जी के का जैसा काम कर रहे हैं उनके लाइन पे चल रहे हो, तो राहुल जी तो वो उसी सिद्धांत के, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए और अभी अभी लोकसभा में तुमको 37 सीटें आई, अभी वापस उपचुनाव हुए तो कितने आए? 9 में से 2, क्योंकि एक तुम, एक तुम्हारे राहुल जी। इसलिए अब भी सुधर जाए। और क्योंकि मैं अखिलेश यादव को थोड़ा एक सुलझा हुआ युवा मानता हूँ, थोड़ा सा वो मुझे लगता है कि थोड़ा संस्कारित भी है भाषा से भी, और अपनी बात को बढ़िया से कहना जानते हैं। उनका वोट बैंक का अपना तरीका होगा, वो मुझे उससे कोई लेन देन भी नहीं, हर पार्टी अपने अपने तरीके से करती है, उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लेकिन वो भाषा के स्तर पर भी, संस्कार के स्तर पर भी थोड़ा सुलझा हुआ है। लेकिन वो अगर राहुल के संपर्क में आया तो ये क्या करने वाले हैं, ये अभी आपको उपचुनाव में देखी गया, और इसके बहुत राजनीतिक नुकसान अखिलेश जी को होने वाले हैं। तो अखिलेश जी की पार्टी और राहुल जी के जो 99 पहुंच गए, एक कम 100, ये सब मिलकर के उस समय भी उन्होंने पूरे सत्र को खराब करने का प्रयास किया, और अभी भी वही प्रयास कर रहे हैं, अभी भी वही प्रयास कर रहे हैं। 3-4 दिन जो है पूरे उन्होंने बर्बाद कर दिए, आगे भी बर्बाद करने के उनके प्रयास में हैं। तो अब हम एक दूसरे विषय पर, दूसरे का सही परिप्रेक्ष्य में आते हैं कि जब आप देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं कि पूरा शेयर मार्केट के जो बड़े किंग हैं वो अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी की कंपनियां और अडानी जी की कंपनियां। और मुझे तो लगता है ज़्यादा दर्द इस बात का हुआ कि अभी जब ट्रंप जी जीत के आए, तो ट्रंप की जीत के बाद में कोई किसी देश के उद्योगपति की इतनी हिम्मत नहीं होगी। हिम्मत क्या, इतना साहस, नैतिक साहस भी होना। लेकिन वहाँ पर गौतम अडानी ने ये मेल भेज करके उनको शुभकामनाएं दी ट्रंप को, और ये कहा कि मैं 15,000 करोड़ रुपया आपके यहाँ पर 15,000 लोगों को मैं रोज़गार दूंगा, और 15 लाख करोड़ रुपया मैं आपके यहाँ पर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करूँगा। बड़ी तकलीफ हो गई, भारतीय नंगे भूखों का देश, हाँ, वो चूहे और बिच्छू और सांप और इनकी पूजा करने वाला देश है ना, इतना
पिछड़ा हुआ देश, और वहां का एक उद्योगपति आके कह रहा कि अमेरिका में मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, इतने लोगों को रोजगार दूंगा, तो पेट मरोड़े मरोड़े आ गई। जो सोरस मामा जी बैठे हुए ना, उनको ज्यादा मरोड़े आई। वही सोरस मामा, आप समझिए सोरस मामा कौन है और किसका मामा पड़ता है। इटली से रिलेशन है। तो सोरस मामा ने पहले भी कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को आने नहीं दूंगा, इसके लिए मैं इतने इतने लाख करोड़ रुपया डॉलर्स खर्च करूंगा, और किया भी। ये तो अचानक मुद्दे थोड़े चल गए कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और ये घर घर तक ये जो मुद्दा पहुंचा, साथ में वो भी पहुंचे। कहां से पहुंचे? ये मामा जी से तो आए उधर से। तो अभी सबको बड़ी तकलीफ, अमेरिका को खुद को तकलीफ हुई होगी, क्योंकि कुल मिलाकर के तो अमेरिकन अभी जो सत्ता में है बाइडेन, जो बाइडेन जी, ये कटु सत्य है कि वे वामपंथी सोच के हैं, ट्रंप दक्षिणपंथी सोच के हैं। और इसीलिए अभी जो कुछ वहां पर बदलाव हुआ, ये कारण भी यही था। पहले भी ट्रंप को एक षड्यंत्र के तहत ही ये कह सकते हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर ये करके चलाया गया था कि कालों की जिंदगी भी मायने रखती है। एक बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा एक चलाया गया था, और जिसके तहत ट्रंप बेचारे जीतते जीतते हार गए थे। अब वो जीते, जो भी हुआ। हमने तो पहले भी कहा था, अपने वीडियो में भी कहा था कि ट्रंप जीते, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी क्या है, अब अपने मूल विषय पर फिर से हम लौटते हैं। बीच बीच में देखिए, मैं भी मनुष्य हूँ, इधर उधर थोड़ा सा बात दूसरी होते होते वो निकल जाती है, लेकिन मैं विषय पर ही हूँ। फिर भी मैं पूरा प्रयास करता हूँ विषय पर हूँ। अभी क्या है कि गौतम अडानी के माध्यम से हमारे शेयर मार्केट और अर्थव्यवस्था को डीरेल करने का प्रयास। गौतम अडानी आर्थिक रूप से कितना सबल व्यक्ति होगा कि भारत अभी बांग्लादेश में पूरी इलेक्ट्रिक वो प्रदान कर रहा है। न जाने कितने देशों में, अपने देश में तो उसका 30% बिजनेस है, 70% बिजनेस तो दुनिया में उसका है। इसी तरीके से अपने देश की बैंकों से तो उसका 28% ही लोन है। बाकी जितना उसका लोन है वो 62% लोन तो दुनिया के बाकी बैंकों से है। तो ये केवल, लेकिन यहां से उसको डीरेल करना, यहां से उसको परेशान कर देना। पहले भी उसको हिंडनबर्ग का उस समय लगाया, जिसमें कुछ भी नहीं मिला जुलाई में, लेकिन उस बेचारे के शेयर 10% डोल गए। इसमें गौतम अडानी का कुछ नहीं बिगड़ा। जितने छोटे छोटे शेयर होल्डर्स थे, वे घबराहट में बेचना शुरू कर देते। जिनके पास कम पूंजी रहती ना, थोड़ा थोड़ा गरीब बच्चे भी लोग काम करते हैं। अपने देश में अभी केवल 4% लोग शेयर मार्केट में हैं, जबकि अमेरिका में 64% है। ऑस्ट्रेलिया में करीब करीब 38% लोग सामान्य जनता में से वो शेयर में है। शेयर क्या है? शेयर बिजनेस में आप नहीं होकर के भी आप होते हैं। जो कंपनी है उसमें आपका भी एक भाग रहता है। वो कंपनी जब प्रॉफिट में जाती है तो आपका भी उसमें हित जुड़ता है। इसलिए अब भारत के लोगों को भी समझ में आ रहा है। अभी कितने 16 करोड़ उसके अब आपके खाते खुल गए हैं। तो भारतीय आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी कहते हैं कि हम 4% से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अभी जो बात, मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। कोशिश ये हो रही है कि शेयर मार्केट नीचे जाए। शेयर मार्केट नीचे जाए तो पूरा बिजनेस नीचे जाएगा, सारी कंपनियां नीचे जाएगी। कंपनियां नीचे जाएगी तो जो आपका बिजनेस, और बिजनेस में केवल लेन देन ही नहीं है, हमारा जीडीपी भी तो उसी से जुड़ा हुआ है। जो ग्रॉस प्रोडक्शन का जो है होना है वो भी तो उसी से है। उद्योग धंधे भी तो डाउन हो जाएंगे। उद्योग धंधे डाउन होंगे, दुनिया के साथ बिजनेस डाउन होगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? भारत की अर्थव्यवस्था डाउन होगी। भारत की अर्थव्यवस्था डाउन होगी तो इनके बल्ले बल्ले बहुत खुश हो जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, बस आनंद आ गया। सोरस मामा भी ये चाहते हैं, भांजा भी ये चाहता है, दुनिया की कई शक्तियां भी ये चाहती है। इसलिए यहीं सतर्क होने की आवश्यकता है। अभी भी कुछ नहीं, अभी भी ये जितना तूफान, ये 2 4 6 10 15 दिन तक, जितने दिन तक ये सत्र चलेगा, कुछ दिन उठापटक पूरी पुरा करके और पूरा सत्र भी खराब कर देंगे। शेयर तो उसके एक दिन जरूर बेचारे कि उसके 15% 20% नीचे चले गए थे, लेकिन वापस शेयर तो उछल गए वापस, क्योंकि दुनिया को पता है कि ये किसके इशारे पर क्या चल रहा है, क्योंकि इसके परिणाम कुछ भी नहीं निकलना। तो हमारी अर्थव्यवस्था डामाडोल ना हो, हमारा बिजनेस दुनिया में, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो, साथ ही
हमारे लोगों को यहाँ जब उद्योग खुलते हैं, व्यवसाय आगे बढ़ता है, तो लोगों को रोजगार मिलता है। अब ये कहते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, चीज़ें अब हमारा निर्यात कम हो रहा है, हमारी जीडीपी कम हो रही है, ये भी चिल्लाएंगे साथ में, ये भी चिल्लाना है इनको, और साथ में इससे षड्यंत्र भी करना जिससे ये सब हो ना पाए। तो दोहरी लड़ाई नरेंद्र मोदी लड़ रहा है। देशवासियों को उनको साथ देना है। अभी जो स्थितियां हैं, अभी मान के चलिएगा कि अभी जो ये दूसरी तिमाही आई है, दूसरी तिमाही में 5.4 जीडीपी हमारी रही है, आज के अखबार में है। तो 5.4 अर्थात पूरे साल में हम जो अभी जनवरी से लेके मार्च तक जितना पहले था, फिर उसके बाद में अप्रैल से लेके जून तक जितना था वो कम होता गया, और अभी जुलाई से लेके सितंबर तक जो तीसरी तिमाही आई उसमें भी हम लोग नीचे गए हैं 5.4, जबकि एक समय हम 8 पॉइंट ऊपर थे। तो ये चिंता, क्योंकि जब देश एक लहर चली कि मोदी को पूर्ण बहुमत, अब की बार 400 पार, यद्यपि ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, उसी से नुकसान भी हुआ, लेकिन दुनिया के सारे लोग यहाँ पर आए, दुनिया के लोगों ने यहाँ पैसा लगाया, देशवासियों ने भी पैसा लगाया, क्योंकि शेयर मार्केट, किसके पास इतनी पूंजी होती है? पूंजी तो कुल मिला के शेयर से ही आप करते हैं ना। आप शेयर, अब भाई कोई उद्योग आपको खोलना है तो दो आपके पास रास्ते हैं, एक तो आपके पास खुद के पास पैसा हो, तब तो अपने जाए निकाला और अपना कर दिया, या आपके पास दूसरा रास्ता है लोन लेना। लोन लेने के भी दो रास्ते हैं, या तो आप बैंक से जाके अपना पूरा प्रस्ताव रखिएगा, बैंक आपको लोन देगी, अपना काम शुरू करें। तीसरा रास्ता, दूसरे में से भी तीसरा रास्ता है कि आप अपनी कंपनी के माध्यम से बाजार से पैसा उठाएं। बाजार से पैसा उठाने के लिए आप पूरा एक प्लान लेकर के और सेबी के पास जाते हैं, सेबी के वहाँ अपनी कंपनी को रजिस्टर रहती है, उसी में रजिस्टर करवाते हैं, उसमें पूरा प्लान बता करके और सेबी से परमिशन लेके फिर आप शेयर अपने बेचते हैं। शेयर के माध्यम से पैसा आता है जो आप अपनी कंपनी में फिर लगाते हैं। ये तरीका है सामान्यतः बिजनेस का तरीका, जो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ही तो बढ़ेगा, ऐसे ही तो दुनिया के लोग सब काम कर रहे हैं। अमेरिका में अभी, अमेरिका दुनिया का किंग बिजनेस का और इंडस्ट्री का कैसे बना, हथियार का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कैसे बना? ये ऐसे ही बना। और अभी क्या है, चीन को सहयोग करना। अब मैं मूल विषय पर आ रहा हूं। भांजा यह चाहता है कैसे भी करके चीन को लाभ मिल जाए। लगता है चीन से सौदेबाजी उस रात के समय जाके, और जो चीनी दूतावास में जा करके मिले हैं, नेपाल के में जा करके, और वहाँ के जो चीनी दूतावास में जा करके और चीनी राजदूत से मिले हैं, और अभी भी जो निरंतर इधर उधर जा करके संपर्क यहाँ हो रहे हैं। तो कुल मिला के चीन की तरफदारी करना। देखिए दुनिया के अब 3 सेंटर होने जा रहे हैं बिजनेस के लिए। पैसे की बात, दुनिया अब हथियारों से ज़्यादा पैसों से लड़ी है। हथियार तो चाहिए ही चाहिए, और हथियार के लिए पैसा भी तो चाहिए। पहले एक समय भारत केवल हथियार खरीदता था, अब तकलीफ ये हो रही है कि अब हथियार हम खुद बनाने लगे हैं, अब चीज़ें हम खुद बनाने लगे हैं। तो चीन, भारत, अमेरिका, देखिए रूस को तो अमेरिका ने उलझा के रख दिया, वो तो लड़ाई झगड़े में लग गया। इजराइल जो बहुत बड़ा उत्पादन करता है, वो भी, उसको भी उधर युद्ध में बेचारा ईरान इराक के साथ भी जुड़ गया। तो अमेरिका, भारत और चीन, ये 3 व्यावसायिक दुनिया की राजधानियां मान के चलिए, और यहीं से अब अर्थ निकलेगा। अभी दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था में अमेरिका है, आप सब जानते हैं, है ना। और पहली दूसरी के लगभग में आपकी चीन है, और हम 5वें पर बैठे हुए हैं। बीच में अन्य कोई, हम ब्रिटेन को तो पछाड़ के हम ऊपर आ चुके हैं। तो अभी की अवस्था में जितना उत्पादन चीन में होता है, वे सब कंपनियां इधर आ रही है। उसके लिए अनुकूल वातावरण नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के प्रयास में। मैं अब राज की बात पे खोल रहा हूं, अब मूल विषय पर आ रहा हूं। इस समय भारत में आर्थिक अव्यवस्था, आर्थिक अस्थिरता पैदा करके जो कंपनियां अभी, अमेरिकन कंपनियां विशेषतः, जो चीन से अपनी बोरी बिस्तर बांध करके भारत में आके अपना उत्पादन करना चाहती है, और उत्पादन करेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, पैसा आएगा, भारत आगे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो उसको रोकने के लिए येन केन प्रकार चीनी एजेंट यहां पर सक्रिय हो गया है। उसके लिए रात दिन वो एक ही काम कर रहा है कि कैसे भी ये अडानी, अंबानी और पूरा शेयर मार्केट नीचे बैठ जाए,
और अभी 6-8 महीने पहले तो बंदे ने खुद बोला था कि मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा कि शेयर मार्केट में पैसा न लगाएं। बताइए आप। तो ये भाई और दूसरी बात कितना तो इसलिए चीन, क्योंकि अमेरिका कह चुका है कि वो कनाडा, चीन और एक और देश का नाम बताया, इन पर टैरिफ बढ़ाएगा। और चीन के साथ जो उसका इंपोर्ट होता है उसमें तो वो 6 गुना तक टैक्स बढ़ाने वाला है, अर्थात चीनी सामान सब महंगे हो जाएंगे। तो चीन से वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ वहाँ पर लगी हुई दुनिया की, वो सब अब भारत आना चाहती है, क्योंकि भारत को उसने उस टारगेट में नहीं लिया है। तो भारत में वो सब आएगी। यहाँ तक कि चीन खुद वहाँ बना बना के डंपिंग सेंटर अपने देश में कर रहा है भारत में, और यहाँ से सामान फिर अमेरिका भेज रहा है, तो उसको पैसा कम लग रहा है। तो कुल मिलाकर के भारत की जो यशोगाथा दुनिया में फैल रही है, भारत की जो अच्छी स्थितियां हो रही है, भारत जो तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ दौड़ के जा रहा है, उसमें जो तकलीफें आ रही है चीनी एजेंट को, वो तकलीफ का बड़ा कारण बन रहा है उसके लिए। वो नहीं चाहता किसी कीमत कि भारत आगे बढ़े, इसलिए आए दिन या तो पहले तो बोला करते थे कि चीन से नरेंद्र मोदी डर गया, एक तो डर गया। अरे तुम्हारे पास भाषा भी है कि नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया? तुमको बोलचाल तो सही बोलो। तुम्हारे बाप दादा की उम्र का है वो, उसको तुमने नरेंद्र मोदी डरता है? याद कर, दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा नेता है वो, विश्व का सबसे भरोसेमंद नेता है वो, वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाला नेता है नरेंद्र मोदी। उसको तुमने कहा तो कि वो चीन से डरता है, चीन से डर गया। और जिस बात को लेकर के तुमने गलवान घाटी और उसको लेके बोल रहे थे, आखिर वो समझौता हो गया और चीन सिर झुका करके अभी गया कि नहीं गया? अभी 25 दिन पहले सारी अपनी बैरक को बुला करके वापस ले गया, वापस अपनी अपनी पोजीशन पर आ गए। जब 2020 में जैसे थे वापस आ गए नहीं आ गए? लेकिन चीनी एजेंट लड़वाना चाहता था, इसलिए बहुत चिंताजनक बात है। इस चीनी एजेंट से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अभी जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां ये या तो युद्ध में डालना चाहता है, देश में गृह युद्ध हो जाए, ऐसे भी इसके सपने पले हुए हैं। और अभी मैं सोचता हूं देशवासियों को ये चिंता होगी कि देश में स्थिरता बनी रहे, प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे। नरेंद्र मोदी जैसा तपस्वी एक साधु आपके पास में बैठा हुआ है, वो जो देश के लिए करना चाहता है उसको करने का सुअवसर प्रदान हो। अखिलेश यादव जी, मैंने बीच में इसीलिए आपसे भी आग्रह किया है, हो सके तो ये मेरा वीडियो अखिलेश यादव को दिखाया जाए, वहाँ तक पहुँचाओ इस वीडियो को, ताकि उनके भी समझ में आ जाए कि उत्तर प्रदेश का भला योगी बाबा भी ऐसे ही है ना, आगे सींगे ना पीछे पूंछे। वो किसके लिए कर रहा है? आपके उत्तर प्रदेश के लिए कर रहा है। उत्तर प्रदेश वो उत्तर दे रहा है पूरे देश को और दुनिया को कि हम शांति से रह सकते हैं। पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन वो शांति से उसको चला रहा है। इधर उधर भड़काने वाले बहुत जाते हैं, लेकिन फिर वो संभल जाता है। इसलिए संभल पर भी संभल के रहना है। मैं सोचता हूँ मेरा ये वीडियो जिन लोगों तक पहुँचना चाहिए, आपसे निवेदन है इस वीडियो को खूब वायरल कीजिए, ताकि अभी 2 दिन तक, जब तक सोमवार को अब संसद खुलेगा, और संसद में ये जो तूफान मचा करके, और गौतम अडानी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस देश का बिगड़ना चाहता है, क्योंकि कुछ नहीं होना है। उस वापस लौट करके 1-2 मिनट बोल देता हूँ, उस केस में कुछ भी नहीं होना है। उसमें वकील अपने जवाब रख देगा, वो काम उसके बाद में वहाँ से जो भी निर्णय होता है, उसके बाद में एक हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में भी होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी विरुद्ध निर्णय आने पर भी प्रोनाउंस हो जाता है, तब भी वहाँ के राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि जो भी निर्णय आए उसको निर्णय को पलट सकता है एक लाइन से। एक व्यक्ति, राष्ट्रपति को खुद को यह अधिकार अमेरिका में है। इसलिए इसको इतना प्रोपेगेंडा फैला करके पूरे बिजनेस को और भारत की जीडीपी को और भारत की अर्थव्यवस्था को डामाडोल करने का प्रयास, क्योंकि बड़े व्यक्ति पर जब कोई आरोप लगाने का प्रयास होता है, संसद जैसी पवित्र जगह को तुम लोग गंदा करने पर अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने आचरण से खराब कर रहे हो, ये उचित बात नहीं है। मुझे बड़ा दुख है, और मैं निवेदन करूंगा कि ये कुछ राहुल गांधी जी के बहुत प्रिय लोग हो, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाए। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत कटु बोलते हो। कटु नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ? फिर सही बात तो बोलना पड़ेगी। भारत माता की जय।